नमस्कार, लर्नर्स पैराडाइज में आप सभी का स्वागत है। लर्नर्स पैराडाइज सिलेबस डिकोड की कड़ी में ये मेंस का चौथा पेपर है, जिसे आप लोग एथिक्स के नाम से जानते हैं। लेकिन ये एथिक्स अब नहीं रह गया है, ये दर्शन शास्त्र यानी फिलोसॉफी, मनोविज्ञान, साइकोलॉजी और पब्लिक एड का एक कंबाइंड कॉम्बो बन चुका है। हालांकि इसमें अभी भी पूरी तरीके से जो सिलेबस है वो नैतिकता और सत्यनिष्ठा का ही है, इसलिए हम इसे एथिक्स ही कहते हैं। याद रखिएगा, लोक प्रशासन आपको पेपर सेकंड में भी पढ़ना है, पेपर फोर्थ में भी पढ़ना है। लेकिन जब आप पेपर सेकंड में लोक प्रशासन पढ़ेंगे तो आप विशुद्ध रूप से प्रशासन के बारे में पढ़ेंगे। लेकिन जब उसे आप पेपर फोर्थ में पढ़ेंगे तो प्रशासन में नैतिकता के संदर्भ में पढ़ेंगे, प्रशासन में ईमानदारी के संदर्भ में पढ़ेंगे, प्रशासन में संवेदना और करुणा के संबंध में पढ़ेंगे। लेकिन वही अंतर जो मैंने आपको दार्शनिक में बताया था, वही अंतर जो मैंने आपको थिंकर्स, फिलोसोफर्स में बताया था कि जब आप पेपर सेकंड में पढ़ेंगे तो आप विशुद्ध रूप से उनकी राजनीति के बारे में बात करेंगे। लेकिन जब आप पेपर फोर्थ में आएंगे तो आप जो हैं वो उनके नैतिकता, उनके सत्यनिष्ठा, उनकी ईमानदारी की बात करेंगे, जो हमें भी उस राह पर चलने के लिए प्रेरित करती है। हम उनके सिद्धांतों की बात करेंगे। तो यहाँ पर देखिए एक चीज़ और अलग होगी। अभी तक क्या हो रहा था कि प्रत्येक यूनिट में से आपके 30 नंबर की प्रश्न आ रहे थे, जिसमें से 3 3 मार्कर थे, 2 5 मार्कर थे, 1 11 मार्कर था। लेकिन यहाँ एथिक्स में चूंकि ये पेपर 200 नंबर का होता है, इसलिए यहाँ पर पूरा सिनेरियो चेंज हो जाएगा। हमारे कुछ विद्वान होंगे ग्रुप में जिन्होंने अभी ये पढ़ा ही नहीं होगा, इथिक्स नहीं, ये पेपर की योजना की इसमें किस प्रकार के प्रश्न आएंगे। बाद में मुझसे पूछ भी रहे थे कुछ लोग कि कैसे प्रश्न आएंगे। तो ये पेपर की योजना 1 साल पहले डाली गई थी। अगर आपने ध्यान दिया होता तो आज ही आपको पता होता। हालांकि मेरा फ़र्ज़ है यहाँ पे बताना, मैं आपको अभी बताते हुए चल रहा हूँ। 5 यूनिट्स हैं इथिक्स के, पूरे पेपर में 5 यूनिट हैं। तो इथिक्स के पहली यूनिट से लेके फोर्थ यूनिट तक, यानी फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ, पहली यूनिट से लेके फोर्थ यूनिट तक क्या होगा, 5 अति लघु उत्तरी, वेरी शॉर्ट आंसर रहेंगे। 5 आंसर जो रहेंगे वो वेरी शॉर्ट आंसर रहेंगे, जिसमें से हर क्वेश्चन के लिए 2 अंक रहेंगे। तो 5 × 2 = 10, 10 नंबर के रहेंगे। हर यूनिट में से 5 छोटे 1 या 2 पंक्ति में लिखने वाले प्रश्न रहेंगे, जिनके उत्तर आपको 1 या 2 लाइन में देना है, उसके लिए आपको 2 नंबर मिलेंगे। फिर दो लघुत्तरी प्रश्न होंगे, यानी बड़े प्रश्न होंगे, जिनके लिए आपको 5 मार्क मिलेंगे। तो यानी 10 और 10 हो गए 20 नंबर। मतलब पहले के 10 जो 5 आप वेरी शॉर्ट लिख रहे थे, 2 नंबर का एक था, उनके 10 नंबर, और यहाँ 5-5 नंबर के 2 प्रश्न 10 नंबर, इनके तो टोटल 20 नंबर हो गए। और एक प्रश्न जो रहेगा वो लॉन्ग आंसर रहेगा, जिसके लिए आपको 20 नंबर दिए जाएंगे। तो 20 नंबर इसके, तो वो 20 पहले के और 20 ये, मतलब 40 नंबर की पर यूनिट रहेगी। वहाँ 30 नंबर की यूनिट थी, यहाँ 40 नंबर की यूनिट रहेगी। यानी 5 छोटे प्रश्न, जिनके लिए आपको 2 नंबर के मिलेंगे पर प्रश्न के लिए, यानी 5 दूनी 10, 5 × 2 = 10। देन यू हैव टू राइट अ लॉन्ग आंसर, 2 लॉन्ग आंसर्स, 2 लघु उत्तरी प्रश्न। देयर इज 2 लॉन्ग आंसर एंड 5 मार्क फॉर ईच आंसर यू विल गेट। तो 10 और 10 20, और एक आपको वेरी लॉन्ग आंसर लिखना है जो दीर्घ उत्तरी है, जिसको अपन डिस्क्रिप्टिव कहते हैं, वेरी लॉन्ग आंसर, उसके 20 नंबर मिलेंगे। यानी कुल आपको 40 नंबर की एक यूनिट पड़ेगी। तो बहुत अच्छे से करिएगा। अब ये बायोफिकेशन मैंने आपको कर दिया, बहुत से महान अनुभव को भी ये नहीं पता था। लास्ट जो 5th यूनिट की बात करूं मैं, अब 5th यूनिट की अगर मैं बात करूं तो केस स्टडी है। 500 शब्दों में आपको लिखनी है, 2 केस स्टडी आएंगी। प्रत्येक केस स्टडी के लिए आपको 20 अंक मिलेंगे, यानी 40 अंक की ये भी हो गई। तो आपकी 5 यूनिट है, 14 × 5 200 मार्क्स का पेपर रहेगा आपका। अब देखिए, ये तो मैंने आपको सिलेबस किस हिसाब से बांटा गया था ये बता दिया। अब हम इसको डिकोड करेंगे। पेपर 1 दर्शन शास्त्र, मनोविज्ञान एवं लोक प्रशासन, यानी कि फिलोसॉफी, साइकोलॉजी एंड पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। सबसे पहले दार्शनिक, विचारक, समाज सुधारक।
तो जितने भी ये हैं, जितने भी नाम हैं, इनमें आपको सामाजिक विचार, इनके राजनीतिक विचार, इनके सांस्कृतिक विचार, इनके धार्मिक विचार और उनके द्वारा दिए गए सिद्धांतों की अवधारणा, जैसे महात्मा गांधी का त्रिष्टि सिद्धांत था, राजा राम मोहन राय का पुनर्जागरण से संबंधित क्या सिद्धांत थे, महिलाओं के उन्नति के लिए इन्होंने क्या कार्य किया, वो एक सांस्कृतिक कार्य था, धार्मिक कार्य था। सावित्रीबाई फुले के क्या काम थे, दयानंद सरस्वती ने वापस जो शुद्धि आंदोलन चलाया तो हिंदू धर्म को पुनर्संगठित किया, ये आपको देखने पड़ेंगे। तो इनके सारे टोटल मिला के, कुल मिला के सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, धार्मिक, सांस्कृतिक सारे विचार, और इसके अलावा इन्होंने कोई सिद्धांत दिया तो आपको देखना पड़ेगा। अब देखिए, मैं आपको यहाँ पर एक ट्रिक बता देता हूँ इनको कैसे करना है। जैसे महावीर और बुद्ध, इनके विचार लगभग सेम थे, तो इनके सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक विचार ऐसे तैयार करिए जो दोनों में लिख सकें। गुरु नानक, कबीर, तुलसीदास के आपको सेम मिलेंगे, उनके आप ऐसे तैयार कीजिए। स्वामी विवेक, महर्षि अरविंद, राजा राम मोहन राय के काफ़ी हद तक सेम मिलेंगे। दयानंद सरस्वती, स्वामी विवेकानंद के काफ़ी हद तक सेम मिलेंगे। तो ऐसे ऐसे आपको, प्लेटो और अरस्तू के काफ़ी हद तक सेम है, सुकरात उनके भी सेम है। तो ये जो है ना, आप जो सेम सेम बिंदु उनको निकालिए ताकि किसी में भी आप उसको लिख सके। ये स्मार्ट वर्क आपको करना होगा। इनके विचार लगभग एक जैसे हैं। अगर मैं यूनिट 2 की बात करूं, महत्वपूर्ण यूनिट है, मनोवृत्ति क्या है। ये यूनिट 2 है, यानी मनोवृत्ति जो है वो क्या है। मनोवृत्ति यानी एटीट्यूड, इसकी विषय वस्तु क्या है। सबसे पहले एटीट्यूड क्या है, मनोवृत्ति क्या है, इसकी विषय वस्तु क्या है, मतलब किन किन चीज़ों का हम इसके अंतर्गत अध्ययन करते हैं, वो आपको देखना है। इसके तत्व क्या क्या हैं, कैसे निर्मित होती है। ये आपका निर्माण आ गया, मैंने बताया ये जो मैंने आपको बताया वो निर्माण आ गया। इसके प्रकार क्या हैं, क्या क्या प्रकार हैं। मनोवृत्ति में परिवर्तन, एटीट्यूड में परिवर्तन कैसे किया जा सकता है, परिवर्तन के अलग अलग जो विधियां होती हैं, सारी विधियां आपको देखना है। परिवर्तन में आवश्यकता क्यों है, परिवर्तन में आने वाली कठिनाइयाँ क्या हैं, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पर देखना होंगी। प्रबोधक संप्रेषण, जो ये उसकी एक विधि है जो मनोवृत्ति को बदलते हैं ना, उसकी एक विधि है ये प्रबोधक संप्रेषण, ये आपको देखना है। पूर्वाग्रह विभेद, पूर्वाग्रह प्रिजुडाइज, मतलब किसी के बारे में आपने पहले ही कोई राय बना ली हो, तो पूर्वाग्रह हमारे समाज में आज भी विद्यमान है, कई महिलाओं के प्रति व कई कस्टम और परंपराओं के प्रति, है ना। वी आर फेसिंग प्रिजुडाइज इन नाउ ए डेज ऑल्सो। वी सेड दैट वी आर अ developed country and we are saying that we are a developed nation, we have a developed culture also, but still I am telling you, if you go to the rural areas of the India, the rural India, not in urban India, if you go to rural India, the real rural India, then you will find prejudice on very high note. तो पूर्वाग्रह विभेद आपको करना है। भारतीय संदर्भ में रूढ़िवादिता क्या है, ये यही मैं आपको बता रहा हूँ, रूरल इंडिया की बात है ये। भारतीय संदर्भ में रूढ़िवादिता क्या है, ये आपको देखना होगा कि रूढ़िवादिता क्या है। उसके बाद अगला है कि अभिक्षमता, अभिक्षमता जो है वो क्या है, यानी एबिलिटी इन इंग्लिश। इफ़ यू टॉक अबाउट दिस थिंग इन इंग्लिश देन इट्स कॉल्ड एबिलिटी। एबिलिटी क्या है और लोक सेवा के लिए आधारभूत योग्यता क्या है। एबिलिटी क्या है और लोक सेवा के लिए, लोक सेवा जाने हेतु, मतलब आपको अगर प्रशासनिक अधिकारी बनना तो आपके अंतर्गत क्या आधारभूत योग्यता है, मतलब कि वो चीज़ें तो होनी ही चाहिए, क्या है ये आपको देखना होगा। उसके बाद सत्यनिष्ठा यानी इंटीग्रिटी, ये आपको देखना होगा। निष्पक्षता यानी फेयरनेस, सॉरी इसको क्या बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे फेयरनेस ही बोलेंगे आई थिंक। तो ये आपको देखना पड़ेगा कि क्या होती है, क्यों ज़रूरी है, किन किन बिंदुओं पर ये आकर ख़त्म हो जाती है। ऐसे भी आपको प्रश्न देखने को मिलेंगे केस स्टडी में, और आजकल आपको उदाहरण भी अधिकारियों के ऐसे ही देखने को मिल रहे हैं। जब से एथिक्स आया तब से भ्रष्टाचार और बढ़ गया है। आपके जो अधिकारी हैं ना, भ्रष्टाचार और बढ़ चुके हैं। मतलब कुछ लोग तो ये भी कहते हैं कि ये पढ़ रहे हैं हम, जो बाद में जाके हमको नहीं अपनाना है, आपको अप्लाई नहीं करना है, ये चीज़ें हम पढ़ रहे हैं। कुछ लोग ऐसे भी करके भी इथिक्स का मजाक उड़ाते हैं। हालांकि इसको पढ़ना नहीं, इसको जीवन में उतारना है। अगर आपके अंदर इथिक्स होंगे तो अपने आप वो पेपर में उतरेंगे और आपको नंबर भी मिलेंगे।
असमर्थकवादी यानी किसी का समर्थन न करना। सबसे पहले तो मैंने बताया पूरे जितने जितने ये युगे आपके मनोवृत्ति, प्रबोधक, संप्रेषण, जितने भी आपके वर्ड है ना, सभी की आपको परिभाषा याद होनी चाहिए, तभी आप कोई भी पेपर लिख सकते हो। और थिक्स तो मस्ट है, होनी ही चाहिए। वस्तुनिष्ठता क्या है, ऑब्जेक्टिवनेस जो है क्या है, क्यों ज़रूरी है, क्यों आवश्यक है। लोक सेवा के प्रति समर्पण, यदि आप लोक सेवा में जाना चाहते हैं, आप डेडिकेटेड हैं, तो आपका समर्पण है या नहीं लोकसभा में, लोक सेवा के प्रति, ये भी आपको देखना है। समानुभूति यानी इम्पैथीनेस, और सहानुभूति होती है सिंपैथीनेस। क्या अंतर है। सहिष्णुता यानी टॉलरेंस क्या है, कितना है आपका। एवं कमज़ोर वर्ग के प्रति, कमज़ोर वर्ग यानी आप कह सकते हैं कि जो पॉवर्टी लाइन वाले जो लोग हैं, जो आपके फिजिकली चैलेंज लोग हैं, डिसेबल्ड लोग हैं, वो वंचित वर्ग में आते हैं आपके। कमज़ोर वर्ग जो माइनॉरिटीज़ नहीं कहेंगे यहाँ पर, माइनॉरिटी तो कई बार जैसे जैन है माइनॉरिटी, क्या वो कमज़ोर वर्ग है, नहीं है। पारसी माइनॉरिटी है, क्या वो कमज़ोर वर्ग है, नहीं। कमज़ोर वर्ग मतलब जो अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति ना कर सकें, वो कमज़ोर वर्ग कहलाता है। उनके प्रति आपके मन में संवेदना या करुणा है या नहीं, दया है या नहीं, इमोशनल है या नहीं, इमोशंस है या नहीं, ये आपको देखना होगा। सामूहिक बुद्धि यानी इंटेलिजेंस, इमोशंस या इंटेलिजेंस, सामूहिक बुद्धि, IE कहते हैं इसको, IQ नहीं, IE है ये। इसकी क्या अवधारणा है, क्या होती है, प्रशासन और शासन में इसकी क्या उपयोगिता है, उसका प्रयोग आप कैसे कर सकते हैं। सामूहिक बुद्धि, यहाँ पर आपको अंतरात्मा भी पढ़नी पड़ेगी, याद रखिएगा। व्यक्तिगत भिन्नताएं, अलग अलग व्यक्ति में अलग अलग भिन्नताएं होती हैं, ये भी आपको देखना पड़ेगा व्यक्तिगत भिन्नताओं के रूप में। अगर मैं इकाई 3 की बात करूं, मानवीय आवश्यकताएं एवं अभिप्रेरणा, लोक प्रशासन में नैतिक सद्गुण एवं मूल्य, नैतिक सद्गुण और मूल्य क्या है, वैल्यूज़ क्या होनी चाहिए। प्रशासन में नैतिक तत्व सत्यनिष्ठा, इंटीग्रिटी है, ये आपको देखना है। उत्तरदायित्व मतलब आपकी जो अपन कहते हैं उत्तरदायित्व है, ये मेरा, ये मुझे पूरा करना ही है, उत्तरदायित्व है ये आपका। उत्तरदायित्व यानी अकाउंटेबिलिटी आपकी। पारदर्शिता यानी ट्रांसपेरेंसी, जो वो आपको रखनी है। नैतिक तर्क एवं नैतिक दुविधा, नैतिक दुविधा मतलब जहाँ पर दोनों काम आपको सही लग रहे हों, लेकिन आपको किसी एक को छोड़ना ही पड़ेगा, वो काम जहाँ पर कम नुकसान की बात हो। जनता को देखते हुए, प्रशासन में आपको रहते हुए ये निर्णय लेना पड़ेगा। नैतिक तर्क और नैतिक दुविधा में जब आप आएंगे, तो उसके रूप में आपकी अंतरात्मा आपका काम करेगी। अंदर से जो आपको आवाज़ आएगी वो आपको सुनना होगी। अंदर से आवाज़ तभी अच्छी आएगी जब आपके एथिक्स अच्छे रहेंगे। लोक सेवकों आचरण संहिता क्या है, यानी अब जब प्रशासनिक अधिकारी बन जाएंगे तो एक आचरण संहिता, कोड ऑफ कंडक्ट होता है, उसके अनुरूप ही आपको आचरण करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि अब आप कहीं भी जा रहे हैं, कहीं भी खड़े हो गए हैं, किसी से भी जो भी बात करिए, लेकिन अब आपको अपनी गरिमा के अनुसार कार्य करना पड़ेगा, आचरण संहिता के अनुसार काम करना पड़ेगा। शासन में उच्च मूल्यों का पालन, उच्च मूल्य क्या है सबसे पहले ये पता करना पड़ेगा। उच्च मूल्य यही है सत्यनिष्ठा, उत्तरदायित्व, पारदर्शिता, ईमानदारी, यही हैं। तो उनका शासन में आपको किस प्रकार पालन आप कर सकते हैं, ये आपको देखना है। अगर मैं इकाई 4 की बात करूं तो भ्रष्टाचार, भ्रष्टाचार क्या है, परिभाषा, उसके प्रकार क्या हैं, उसके कारण क्या है, उसका प्रभाव क्या होता है, कम करने के क्या उपाय हैं, कम करने के उपाय में समाज की क्या भूमिका है, सूचना तंत्र की क्या भूमिका है, परिवार की क्या भूमिका है, विसल ब्लोवर कौन होते हैं, उनकी क्या भूमिका है, भ्रष्टाचार पर राष्ट्रसंघ की घोषणा कब हुई थी, उसमें क्या था, भ्रष्टाचार का मापन कैसे किया जाता है, कौन कौन सी कंपनियां करती है, ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल जो है वो क्या है, लोकपाल एवं लोकायुक्त, ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल को अंतर्राष्ट्रीय पारदर्शिता भी कहते हैं, याद रखिएगा, अंतर्राष्ट्रीय पारदर्शिता के नाम से भी आ सकता है ये। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल अंतर्राष्ट्रीय पारदर्शिता के नाम से भी आ सकता है। अगर लोकपाल एवं लोकायुक्त की मैं बात करूं तो ये कब बने, क्या इनके कार्य हैं, क्या ये भी नैतिकता से कार्य करते हैं, क्या इनको इनके कर्तव्यों के प्रति कहीं जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता। ये सिर्फ मैं बोलने के लिए बोल रहा हूँ, आपको सिर्फ ये देखना है कि क्या ये नैतिकता से काम कर रहे हैं और किस प्रकार नैतिकता को स्थापित करने में ये मदद कर सकते हैं। 5 में केस स्टडी रहेगी, पाठ्यक्रम में सम्मिलित और विषय वस्तु पर आधारित। 5 पर जो मैंने आपको बताया वो
विषय वस्तु ही रहेगी और इस पर ही ये आधारित रहेगी। उसके बाद व्यक्तिगत भिन्नताएं जो मैंने आपको बताया था, एक टॉपिक था, उसमें आप अपनों आपको उदाहरण मान के करेगा। एथिक्स में एक चीज़ मैं आपको बताता हूँ कि अपने आप को उदाहरण लिया करो, एक अपना आदर्श मान लो, चाहे वो आपके मम्मी पापा हो या कोई भी आपका आदर्श हो, उसका डेडिकेशन, उसकी सत्यनिष्ठा। आदर्श वो तभी होगा जब वो डेडिकेटेड होगा अपने कार्य के प्रति। अपने कार्य के प्रति डेडिकेटेड होगा तो सत्यनिष्ठा, ईमानदारी, वस्तुनिष्ठता, असमर्थकवादिता, निष्पक्षता, ये उसके गुण होंगे ही होंगे। तो वहाँ से आपको इसको समझने में मदद मिलेगी। उसी प्रकार आपको ये करना पड़ेगा। केस स्टडी जो है 2 आएंगी 20-20 नंबर की, 500 शब्दों में आपको लिखना है। केस स्टडी या तो पुरानी आ सकती है या किसी नई सिचुएशन पे भी आ सकती है या किसी आईएएस को भी ध्यान में रखकर दी जा सकती है बिना उनके नाम के। जैसे दुर्गा शक्ति नागपाल पर एक बार आ चुकी, जो यूपी की डीएम थी, बुलंदशहर, सॉरी नोएडा के आसपास, गाजियाबाद के आसपास की। तो आपको ये चीज़ें ध्यान में रखना ही होगा। केस स्टडी में स्टेप बाय स्टेप हल करना है आपको, कि पहले मैं ये करता, फिर सेकंड स्टेप, जिस हिसाब से उन्होंने सवाल पूछे उस हिसाब से आप भी स्टेप बाय स्टेप चलेंगे केस स्टडी में। हालांकि जब हम अभी केस स्टडी हल करेंगे तो इसको आसानी से और समझेंगे, कुछ नियम और बताएंगे केस स्टडी हल करने के, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण नियम है कि आपको स्टेप बाय स्टेप चलना है और बार बार इन्हीं शब्दों का प्रयोग करना है। सत्यनिष्ठा, ईमानदारी, उदारता, उत्तरदायित्व, निष्पक्षता, असमर्थकवादिता, इन चीज़ों का ही आपको उपयोग करना है। यकीन मानिए 2 चीज़ों से आप एथिक्स अच्छा कर सकते हैं। एक तो पूरी परिभाषा याद करनी पड़ेगी एक एक वर्डिंग की, और दूसरा किसी को एक अपना आइडियल को अपना उदाहरण मानकर उसके एथिक्स को जब आप अपने जीवन में उतारेंगे या अपने आप कि जब एथिक्स सुधरेंगे ना, अपने आप को पन्ने पे उखड़ेगा और आपको अच्छे नंबर दे के जाएगा। तो ये था एथिक्स। एथिक्स बहुत महत्वपूर्ण सब्जेक्ट है, इसमें अच्छे नंबर लाए जा सकते हैं। 200 में से आप 140 150 भी खींच सकते हैं, जो आपको बहुत ज़्यादा अच्छा मार्जिन देगा नायब तहसीलदार से डिप्टी कलेक्टर तक जाने तक। तो ये बहुत अच्छी चीज़ थी जो मैंने आपको बता दी कि इस प्रकार से आपको इसको हल करना है। बाकी केस स्टडी भी हम हल करेंगे और उत्तर लेखन भी होगा, उसमें एथिक्स पे भी विशेष ध्यान दिया जाएगा। बने रहिए लर्नर्स पैराडाइज के साथ। धन्यवाद।